हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंडियन इंडियन फिलोसफी जो थी, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 1 एक हो चुका है। बैटरी डिस्चार्ज हो जाने की वजह से मैंने इस लेक्चर को पूरा नहीं कर पाया था, तो आज हम इसको पूरी तरीके से इसको देख लेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे उस वक्त की सिलेबस को 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया था। ठीक है, एक रियलिटी जिसको भारत में पदार्थ मीमांसा कहते हैं, दूसरा जो हमारा नॉलेज का पार्ट है भारत में उसे कहते हैं प्रमाण मीमांसा, और एक तीसरा जो है मोक्ष मीमांसा मीमांसा। ठीक है, ये दोनों पार्ट जो है आपका, एक सेकंड, पेन दिख नहीं रहा भाई। एक पदार्थ मीमांसा मीमांसा, एक आपका प्रमाण मीमांसा, तीसरा मोक्ष मीमांसा। सिलेबस को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे भारतीय दर्शन का, इंडियन फिलॉसफी का। यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे, लेकिन इसको रिपीट कर देना जरूरी है। वेस्ट में इसको कहते हैं मेटाफिजिक्स, इसे कहते हैं एपिस्टीमोलॉजी। ये रियलिटी का पार्ट है, ये नॉलेज का पार्ट है, ये आपका वेस्ट में नहीं है, ये बस इंडियन भारतीय दर्शन में ही। ठीक है, प्रमाण मीमांसा जो है, इसके अंदर हम लोग बेसिकली ये बात करते हैं कि 3 वर्ड इसके अंदर, आई थिंक ये चर्चा हम पीछे कर चुके थे। ठीक है, ये बस मैंने आपको बता दिया। हमने जो था ये हमारा ओके, ये वाला पार्ट जो है प्रमाण मीमांसा हमने कर लिया था। आज हम देखेंगे पदार्थ मीमांसा और मोक्ष मीमांसा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कोई कन्फ्यूजन होगा इसके अंदर, क्योंकि आप पिछला लेक्चर इसको देख करके ही आए यहाँ पे। ये वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, इस वाले पार्ट पे थोड़ी चर्चा करेंगे ये दोनों पे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पदार्थ मीमांसा, रियलिटी के बारे में इसमें हमें पढ़ना होता है। ठीक है, वेस्ट में इसको मेटाफिजिक्स कहते हैं। लेकिन भारत में बात इससे थोड़ी ज़्यादा है। मेटाफिजिक्स में जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है सब्सटेंस, थ्योरी ऑफ सब्सटेंस को जोड़ा नहीं गया है। ठीक है, यूनिट जो है सब्सटेंस को सीखेंगे हम लोग, और उस यूनिट को जोड़ा कैसे जाएगा संबंध के बारे में, ये सब भी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, वेस्ट में सब्सटेंस को, थ्योरी ऑफ सब्सटेंस को जोड़ा नहीं गया, लेकिन भारत में यूनिट जो है सब्सटेंस होता है उसको सीखेंगे हम लोग। एक सेकंड में थोड़ा सा इसको बना लेता हूँ कि इन इंडिया वर्सेज वेस्ट, यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सब्सटेंस, थ्योरी ऑफ सब्सटेंस को जोड़ा नहीं गया।
लेकिन भारत में यूनिट जो है सब्सटेंस को सीखेंगे। वी विल लर्न सब्सटेंस को भारत में जोड़ा कैसे, ये हमें पढ़ना है। थ्योरी ऑफ कैटेगरीज को हम लोग पढ़ते हैं। वैशेषिका दर्शन में, दर्शन के अंदर 7 कैटेगरीज पढ़नी है। भारत में जहाँ पर वेस्ट में इसको कैटेगरी नहीं माना जाता है, सब्सटेंस को भी एक कैटेगरी माना गया है। 7 तरीके का जो कैटेगरी है वो एक हो गया आपका द्रव्य, ये वेस्ट के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ये इसके इंडिया के बारे में बता रहा हूँ। 7 जो कैटेगरी, द्रव्य, एक गुण, एक मैं बोल रहा हूँ, हाँ सामान्य, चौथा आपका कर्म, विशेष, छठा समन्वय वय, और 7वां अभाव। हाँ, तो हमने 7 कैटेगरीज देख ली। उसके बाद वेस्ट में मेटाफिजिक्स से एक्सप्लेनेशन ऑफ रियलिटी होती है। आज थोड़ा सा पता नहीं लेक्चर सही से नहीं जा रहा है, कुछ ना कुछ हो जा रहा है बार बार। अभी अलार्म बज रहा था बगल वाले का कि वेस्ट में मेटाफिजिक्स से, अब यहाँ से मैं सही से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मेटाफिजिक्स से क्या होता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ रियलिटी। मैं इसको नोट्स फॉर्मेट में लेकर चलने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको एक आसानी मिले, जब भी आप ये लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको एक नोट्स टाइप का मिल जाए। ऐसे आप बना सकते हो इसका नोट्स। ये बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ है जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा 1-2 मिनट पीछे जो है ना, मुझे लगा कि थोड़ा सा क्वालिटी डाउन हो रहा है, तो मैंने फिर से लेक्चर बंद किया। उसके बाद मैं फिर से चालू किया मैंने यहाँ से। तो ठीक है, अब से क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। और इंडियन में केवल जो यहाँ पे ओनली द्रव्य जो है सब्सटेंस रियलिटी को की व्याख्या को एक्सप्लेन नहीं करेगा। इसके लिए ढेर सारी कैटेगरी चाहिए। वेस्ट में क्या था कि वेस्ट में मेटाफिजिक्स से एक्सप्लेनेशन ऑफ रियलिटी हो जा रहा है, लेकिन इंडिया में सिर्फ सब्सटेंस से, सिर्फ द्रव्य से एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। इसके लिए कैटेगरी चाहिए और भी सारी। ऑल्सो नीडेड टू एक्सप्लेन रियलिटी। ठीक है, अब द्रव्य जो हमने देखा थोड़ी देर पहले कि द्रव्य भी एक कैटेगरी है भारत के अंदर, वन ऑफ द कैटेगरीज। अब सवाल क्या है कि व्हाट, इसमें सवाल क्या क्या उठेंगे आप ही सोचो। पहला सवाल ये उठेगा, व्हाट इज रियल एंड अनरियल। इसमें ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। हाउ मेनी कैटेगरीज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन होल रियलिटी। हाउ मेनी कैटेगरीज रिक्वायर्ड। थर्ड हम लोग क्या देखेंगे, मेजर प्रॉब्लम arises when we explain
reality with categories. कैटेगरीज को क्या कहते हैं? पदार्थ। ठीक है, भारत में इसको पदार्थ कहते हैं। चौथा हम लोग क्या देखेंगे? रोल ऑफ कैटेगरीज इन बॉन्डेज एंड लिबरेशन। पदार्थ मीमांसा का मोक्ष से क्या संबंध है? ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। ये हमारा हो गया आपका पदार्थ मीमांसा, हमने देख लिया। ठीक है, एक बार में यहाँ पे चलते हैं पीछे ये वाला पार्ट पे। ये वाला हमने देख लिया अच्छे तरीके से। ये जोहो कंपनी का ये आपका ये है, क्या कहते हैं, वाइट बोर्ड। मैंने आज ट्राई किया, स्वदेशी से आज हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए कितनी परेशानी हो रही है। पदार्थ मीमांसा हम देख लिए, प्रमाण मीमांसा हमने पहले दिन देखा, आज हमने पदार्थ मीमांसा देखा, अब हम मोक्ष मीमांसा देख लेते हैं। ठीक है, नया पेज ले लेते हैं, यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं। मोक्ष मीमांसा, गलत हो गया, खैर उतना हमारे पास समय नहीं है। मोक्ष ठीक है, मोक्ष मीमांसा में हम लोग क्या क्या देखते हैं? पहला हम देखते हैं बॉन्डेज क्या है, why it occurs. Third, what happens when we are trapped in knowledge. चौथा क्या है? why we do not understand, why we don't understand that we are in bondage even though we suffer from bondage. आखिर हम क्यों नहीं समझ पाते? We suffer from bondage. पांचवा क्या है? What is liberation? अब ये समझ लेने के बाद तो मोक्ष की प्राप्ति भी चाहिए सबको। Methods, how we will get it. और क्या होगा? What happens when we get liberated. ओके, फिर एक और क्वेश्चन आता है, ये पेन जो चेंज हो जाता है तो मजा आता, पता नहीं कैसे हो रहा है, इसके अंदर पेन ही चेंज नहीं हो पा रहा है। बहुत काम करने की जरूरत है अभी इसको, जो हो को। चलो अब आया पेन, ब्लैक वाला ले लेते हैं हम लोग। अब एक और सवाल आता है, मोक्ष जो है दिस लाइफ, ठीक है, और या आफ्टर लाइफ,
कब मोक्ष मिलेगा, ये भी एक चर्चा है। वेदर मोक्ष इज अ ब्लिसफुल स्टेट और न्यूट्रल स्टेट। मोक्ष क्या है, मतलब मोक्ष एक शून्य की अवस्था है, या न्यूट्रल है, वहाँ कुछ नहीं है, एक वैक्यूम है, या फिर एक ब्लिसफुल स्टेट है। तो भारतीय दर्शन के अंदर, इंडियन फिलॉसफी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मीन्स जो है हमारा पदार्थ मीमांसा रियलिटी के लिए, जो भी हम लोग देख रहे थे इससे पहले, मोक्ष मीमांसा से पहले पदार्थ मीमांसा हमने देखा। इस सबको एक बार लिंक करके सोचते रहा करिए थोड़ा, तो उससे क्या होगा, आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। प्रमाण मांसा, वही एप्लीकेशन ठीक था, थोड़ा ऊपर कम दिखता था लेकिन सही था, कम से कम ये समस्या उसके अंदर नहीं आती थी। ये नॉलेज वाला पार्ट है, रियलिटी, इससे हम लोग पहुंचते हैं मोक्ष मीमांसा, ठीक है, मोक्ष की ओर। ये दोनों का ज्ञान जब हो जाता है तब हम लोग जो है मोक्ष की तरफ एंटर करते हैं, ठीक है। और एक बात की, मोक्ष मीमांसा जो है ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो जाता है, ये भी ध्यान में रखना। इसके बाद हम देखेंगे क्रक्स, एक बार देख लेते हैं, एक बार जिस्ट बना के हम लोग देख लेते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। एक नया पेज लेते हैं फिर से, इसमें पेज बहुत लेना पड़ रहा है भाई। क्रक्स कौन सा, हे भगवान, क्रक्स जिस्ट हम लोग देख लेते हैं। दर्शन क्या है, दर्शन जो है एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक नजरिया है, सही ट्रू कह लो, फॉल्स कह लो, सॉरी, सही होगा तो ये आपको सुख की ओर लेकर जाएगा, फॉल्स करेंगे तो ये दुख की ओर लेकर जाएगा, सॉरो, देखिए ब्लिसफुल स्टेट, ठीक है। इससे जाएंगे लिबरेशन की तरफ, इससे जाएंगे बॉन्डेज की तरफ, ठीक है। यहाँ तक बात समझ हो गई। जैसे कि एक एग्जाम्पल लीजिए, रोप और स्नेक का एग्जाम्पल बहुत अच्छे से यूज होता है सांख्य दर्शन के अंदर। जैसे कि रोप को अगर स्नेक समझ लिया, फियर पैदा हुआ, ठीक है, लिबर्टी आपका खत्म हो गया, अब खुद भी वहां नहीं जाएंगे और दूसरों को भी मतलब मना करेंगे, बेचारा अगल बगल वाले जो है पूरा सहम जाएगा। अगर गलती से पैर वैर पड़ जाता, अगर आपका कुछ चुभ जाता, तो उस वक्त हो सके हार्ट अटैक भी आ जाए लोगों को, ठीक है। और एक बचपन में एक ये कहानी मतलब सुनाया जाता था, मतलब कि एक आदमी था, खेत गया रात के समय में हल्का होने के लिए, बहुत पुरानी बात है ये, उस वक्त जो है मोदी जी वाला
स्वच्छ भारत मिशन नहीं आया हुआ था। ये लोटा लेकर यहाँ बैठा हुआ था खेत में। जब लोटा मतलब जब इसका क्रियाकलाप जब हो गया तो ये खेत से घर आ रहा था। खेत से जब घर आ रहा तो बबूल का पेड़ कांटा में इसका लुंगी जो है इसका फंस गया। ठीक है, अब ये वहीं पर बेहोश हो गया। बेहोश हो गया। जैसे ही होश में आया भागता हुआ घर भागा। ये सबसे पहले पूरा रात में लुंगी वुंगी वहीं पर छोड़कर दौड़ करके ये घर भागा। फिर सुबह जब हुई पूरा गांव को लेकर के उस जगह पर जाता है ये आदमी। वहां पर देखता है कि इसकी जो लुंगी थी लुंगी जो थी वो बबूल के जो कांटे में है, कांटा जो था वहीं पर फंसा हुआ था। तो ये एग्जाम्पल सांप और स्नेक वाला भी याद रख सकते हैं। समझने के लिए ये लुंगी वाला भी ध्यान रख सकते हैं। अगर ये रुक करके वहीं पर एक बार थोड़ा देख लेता पीछे तो इसका जो होता इग्नोरेंस तो हट जाता। इग्नोरेंस हटता तो नॉलेज होता, नॉलेज होता तो फियर से मुक्ति मिल जाती इस लुंगी वाले आदमी को। भ्रम इतना खतरनाक होता है कि एक लुंगी आपकी फंस जाए कांटे में तो उससे भी आपकी जान जा सकती है। भ्रम साइकोलॉजी पैदा करता है। ये मैं इसका पेज बदलता मैं थक जाऊंगा। जो इल्यूजन है भ्रम इतना खतरनाक है, इल्यूजन इतना खतरनाक है कि एक जो है रोप हो गया, एक कांटा, कांटा को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई बोल रहा हूँ मैं, ये तक आपकी जान ले सकता है। भ्रम क्या है? साइकोलॉजी पैदा करता है जो अनरियल है। और जब हम उसमें फंस जाते हैं तो हम अपना क्या करते हैं, हम लोग जो एफ्लिक्टेड विथ इग्नोरेंस, तो हम लोग क्या करते हैं फिर अपना नॉर्मल मेंटल स्टेट खो देते हैं। डिप्रेशन में भी तो यही होता है। एक इंसान जो होता है जब डिप्रेशन में होता है तो फिर नॉर्मल जो मेंटल स्टेट है वो खो देता है। किसी को डिप्रेशन ब्रेकअप की वजह से होता है। आजकल ये मेन कारण है डिप्रेशन का। करोड़ों जो लोग हैं इससे प्रतिदिन गुजरते हैं और ये काफ़ी सीरियस भी है। ठीक है, और नॉर्मल स्टेट को बरकरार रखना ही फिलॉसफी का काम होता है। ठीक है, इस नॉर्मल स्टेट को, नॉर्मल मेंटल स्टेट को आप खोए नहीं। तो नॉलेज को गेन करके इंसान जो है ये मेंटल स्टेट जो है स्टेट बरकरार रखता है। ठीक है, हमेशा इसको हाई रखता है। और ये जो है फिलॉसफी का यही काम है। ठीक है, मैंने अभी तक आपको मेटाफिजिक्स एपिस्टेमोलॉजी नहीं समझा है। वो वेस्टर्न वाला इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में बना दूंगा इसके बाद जस्ट, उसके बाद से सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि भारत में भी हम उसी तरीके से यूज करते हैं एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, ये सब उसी 2-3 चीज़ पर फिलॉसफी टिकी हुई है।
देखो, अगर एक और बात कही गई है, ये कहाँ से आया भाई, अब चल जाइए नीचे, कि देखो, सॉरी, कि अगर एक रोप जो है, अगर एक कांटा, ठीक है, या फिर रोप, रस्सी में सांप का भ्रम आपको इतना डरा करके पेन दे सकता है, तो अगर पूरी रियलिटी के बारे में ही अगर आपका गलत परसेप्शन बनाकर आपने बना लिया हो, तो लाइफ टाइम का पेन आपको मिलने वाला है। अगर पूरा रॉन्ग परसेप्शन अबाउट क्या, रियलिटी, ऑल रियलिटी, ठीक है। ये तो एक छोटा सा चीज़ है, सांप और कांटा, जो लुंगी वाला एग्जाम्पल मैंने दिया, तो ये जो है लाइफ टाइम का पेन आपको मिलता है। और यहाँ तो हम लाइट जलाकर जान लेंगे कि सांप नहीं है, रस्सी है, और उस पेन से हम लोग मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन लाइफ के अंदर से जो डार्कनेस है उसको हटाने के लिए भी हमें कुछ एक रोशनी की आवश्यकता होती है। उस रोशनी को हम लोग नॉलेज कहते हैं, ठीक है। जिस तरीके से लाइट जलाने से जो आपका रस्सी में सांप नहीं है इसका पता चलता है, उसी तरीके से नॉलेज जब हम पा लेते हैं तो लाइफ में आने वाले जो पेन है उससे भी हम निजात पाते हैं, ठीक है। यार परेशान हो गया हूँ मैं। दर्शन क्या है, तो अब हम देखते हैं एक बार दर्शन का एक अच्छा सा, इज ए साइंस which leads you liberation, frees you from all the pain and suffering। ये है आपका दर्शन का काम। भारत में जो दर्शन है इसको इसी तरीके से समझते हैं, रियल एंड अनरियल की समझ को पैदा करता है दर्शन। जो हमारा पूरा ये जो भारतीय दर्शन है, ठीक है, जो इंटायर इंडियन फिलॉसफी जो है, स्टोरी अबाउट टू पर्सपेक्टिव which will lead us toward suffering, pain and bondage, other which lead us towards bliss and liberation, ठीक है। एक क्या होगा, पेन, सफरिंग और बॉन्डेज की तरफ लेकर जाएगा एक रास्ता, एक जो है वो कहाँ लेकर जाएगा, ब्लिसफुल स्टेट, ठीक है, लिबरेशन की तरफ हमें लेकर जाता है। मोक्ष तक पहुंचाने के लिए जो दो साधन हैं, एक जिसमें ज्ञान के जरिए मोक्ष तक पहुंचाया जाए, प्रमाण पर चर्चा कर पहुंचाया जाए, ठीक है, प्रमाण मीन्स ऑफ नॉलेज जो हम लोग देख रहे थे, नॉलेज, या फिर पदार्थ पर
चर्चा करके, जो पदार्थ मीमांसा रियलिटी, ठीक है, मेटाफिजिक्स जिसको हमने कहा था, ठीक है, स्टडी ऑफ रियलिटी पर ज़्यादा जोर दिया गया है पदार्थ में, समझे। अब प्रमाण मीमांसा जो कि मीन्स ऑफ नॉलेज, प्रमाण मीमांसा जो नॉलेज वाला एस्पेक्ट था इंडियन फिलॉसफी का, सिर्फ एक स्कूल में करनी है, ठीक है, जो एपिस्टीमोलॉजी कहते हैं, लॉजी जिसे हम लोग जानते हैं वेस्ट में, वेस्टर्न फिलॉसफी में, जो कि नॉलेज पे चर्चा करता है। मेटाफिजिक्स क्या करता है, वो रियलिटी पे चर्चा करता है। सिर्फ एक स्कूल में भारत में करनी है, इंडिया में, वो है न्याय दर्शन एंड चारवाक और मीमांसा। एक स्कूल हो गया आपका। अच्छा, इन तीनों में करना होता है स्टडी, और इनको छोड़ दें अगर, ठीक है, हाँ आ गया, इन सबको अगर छोड़ दें तो सारी जगह पर मतलब इसको छोड़ करके जो प्रमाण मीमांसा है यूपीएससी के सिलेबस के अंदर, प्रमाण मीमांसा जो एपिस्टीमोलॉजी का जो पार्ट है उसको कहीं पर और नहीं पढ़ना है। थोड़ी बहुत बात जो है बुद्धिज्म में हमें देखनी है यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप समझ गए, नॉलेज वाला जो मीन्स ऑफ नॉलेज वाला जो पार्ट है ऑफ नॉलेज, ये वाला पार्ट सिर्फ न्याय दर्शन, चारवाक और मीमांसा में देखेंगे हम लोग। बाद बाकी एक बुद्धिज्म में थोड़ा सा, बाद बाकी हर जगह पर पदार्थ मीमांसा पर बात करनी है हम लोगों को। मेटाफिजिक्स पर हम लोग बेसिकली चर्चा करेंगे बाद बाकी जगहों पर। ये चीज़ ध्यान में रखना है जो अभी हमने डिस्कस किया है, इसको नोट डाउन कर लें कहीं, नहीं तो एक समझ पैदा नहीं हो पाएगी। देख सकते हैं नोटबुक एकदम तैयार हो चुका है। चलो एक और कर लेते हैं। और एक चीज और कुछ चीज हम लोग देख लेते हैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। न्याय वैशेषिक एंड चारवाक को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर अदर देन दीज बाकी सभी जगहों पर मोक्ष की बात करनी है, ठीक है। मोक्ष की बात कहाँ होगी, मोक्ष मीमांसा भारत के रेस्पेक्ट में हमने देखा था। ये वाला पार्ट आपका वेस्ट में नहीं पाया जाएगा, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा आगे हम लोग और एक भारत वाला इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। भारत में जो है ना दो है, एक ऑर्थोडॉक्स है, ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी देने वाले लोग हैं, और एक हेटेरोडॉक्स है जो कि
रिजेक्ट अथॉरिटी ऑफ वेदास। ये हो गए आपके जैना बुद्धा, इनको हेटेरोडॉक्स कहा जाता है। दोज हु एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ वेदा एज अथॉरिटी, वो हमारे हेटेरोडॉक्स हो गए। इसको आस्तिक दर्शन कहते हैं, नास्तिक दर्शन करते हैं। आम जीवन में हम लोग नास्तिक किसको कहते हैं? जो भगवान में नहीं मानता, ठीक है। लेकिन इंडियन फिलॉसफी में आस्तिक उसे कहेंगे जो वेद को मानता है, जो नास्तिक उसको कहेंगे जो वेद, यहाँ पर वेद एक तरीके से ईश्वर को आप मान लें, ठीक है। एक चार्वाक जो है वो आप वेस्ट में जो पढ़ेंगे हम लोग, चार्वाक जो है वो बिल्कुल कार्ल मार्क्स की तरह है। मुझे लगता है कार्ल मार्क्स ने चार्वाक को जरूर पढ़ा होगा। यहीं से बहुत सारा जो है वो मटेरियल लेके गया है अपने देश, मतलब अपने दास कैपिटल में। रिलीजन को अफीम कहता था कार्ल मार्क्स। इसका जीवन जरूर पढ़ें एक बार, बहुत ही रोमांचक जीवन है। इनका परिवार खुद ही बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा पाया था कार्ल मार्क्स। लेकिन जब आप कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे ना तो आपको मतलब लगेगा कि यही तो है, यही तो एक दुनिया को चाहिए था जो कार्ल मार्क्स ने दिया। लेकिन जब हम उसको डीपली अप्लाई कर मतलब डीपली जब देखते हैं, जब उसको कंपेयर करके देखते हैं, जब दुनिया में उसकी फिलॉसफी जो है, लेनिन शायद, हाँ लेनिन जो था उसने अप्लाई किया, जो दुनिया में जहाँ जहाँ कार्ल मार्क्स की जो फिलॉसफी अप्लाई की गई सभी जगह पर डिक्टेटरशिप आ गया। क्योंकि सत्ता का जो मज़ा है एक बार लोग ले लेते हैं तो वो छोड़ने का फिर नाम नहीं लेते। वहीं पर कार्ल मार्क्स जो है ह्यूमन बिहेवियर को समझने में गलती कर गया। फिलॉसफी तो इतनी शानदार है कि अगर आप देख लें तो आपके एक बार में कहेंगे दुनिया का यही मॉडल होना चाहिए। लेकिन असलियत में जब उस मॉडल को दुनिया में अप्लाई किया गया तो फिलॉसफी बिल्कुल बुरी तरीके से फेल हो गई। लेकिन शानदार की थ्योरी दी है, आपको ज़रूर एक बार पढ़ना चाहिए। हम लोग पढ़ेंगे भी, खैर हमें तो, हमारी तो सिलेबस में भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यार ये अब मैं आज के बाद ये वाला ऐप पे कभी वीडियो नहीं बनाऊंगा, आज गलती हो गई। चलो अब ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी के अंदर जो है डिबेट है वो इस बात को लेकर है कि जो वेद और उपनिषद में जो लिखा है उसकी सही और महत्वपूर्ण जो कोर व्याख्या क्या है। ठीक है, फिलॉसफी में क्या है, वेद उपनिषद में जो लिखा है इसका कोर एक्सप्लेनेशन पर डिबेट है। मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख पा रहा हूँ, मैं लिखने चाहूँगा तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसी हिसाब से मैं अपना कलम भी चला रहा हूँ, तो आप इसको कैच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेरे पास कोई पीपीटी नहीं है जिससे मैं आपको पढ़ा पाऊँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करें। हमने देखा कि ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी के अंदर जो डिबेट वो इस बात को लेकर के है कि जो वेद और उपनिषद में जो लिखा है उसका जो कोर एक्सप्लेनेशन है उसको लेकर के डिबेट है। जैसे उपनिषद और वेद के आधार पर, ठीक है, उपनिषद और
वेद के आधार पर कुछ लोग ये निकालते हैं कि ईश्वर नहीं होता है, गॉड नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, जैसे मीमांसा के दार्शनिक जो हैं प्रभाकर और कुमारिल, और इसी वेद और उपनिषद के आधार पर कुमारिल मीमांसा दर्शन के हैं ये, कुमारिल और प्रभाकर, लोग सारा इन लोगों को देखेंगे आगे। फिर एक जो सेक्शन है वो बोलता है कि गॉड है इसी के आधार पे। ये कौन है? रामानुजाचार्य, इसी का तेलंगाना में इन्हीं का बैठा हुआ स्टेचू है ना। ये लोग इस आधार पर उपनिषद, निषद और वेद के आधार पर ये कहते हैं कि ईश्वर है, एक कहता है ईश्वर नहीं है। वो कौन है नहीं कहने वाला? मीमांसी, और एक जो हाँ कहने वाला रामानुजाचार्य कहते हैं। इसी वेद और उपनिषद के आधार पर कुछ ने कहा कि रियलिटी दो है, कुछ ने कहा कि रियलिटी एक है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको करते हैं टाटा बाय बाय, क्योंकि अब इसको कॉपरेट करके चल पाना मेरे लिए थोड़ा सा असंभव हो चुका है ये। तो मैं एक काम करता हूँ, हमने अपना जो है एप्लीकेशन चेंज किया, अब हम अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। काफ़ी परेशानी हुई, तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से वेद और उपनिषद के बात को लेकर के एक का कहना था कि ईश्वर है, वेद और उपनिषद। यहाँ देखो कितना आसानी से काम कर रहा है यार, कहाँ मैं फंसा हुआ था। इसको आधार मानकर एक कहता था कि गॉड है, एक कहता था गॉड नहीं है। गॉड नहीं कहने वाला जो था मीमांसा वाले थे, कुमारिल प्लस प्रभाकर इसके फिलोसफर थे। गॉड है ये कहने वाला कौन था? रामानुजा का आचार्य, तेलंगाना वाले। क्या शानदार पेन चलता है। अब इसी वेद और उपनिषद को आधार मानकर कुछ कहेंगे रियलिटी एक है, कुछ कहेंगे रियलिटी दो है। दो रियलिटी मानने वाले को क्या कहते हैं पता है? इसको कहते हैं रिविजनरी, टू वर्ल्ड की बात करता है। ठीक है, वेस्ट में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे रैशनलिस्ट कहेंगे इसको। रिविजनरी, ये रिविजनरी जो फिलोसफर होते हैं वो रैशनलिस्ट ज़्यादातर जो होते हैं। रैशनलिस्ट क्या हो गया? रैशनलिस्ट और इम्प्लिसिस्ट। इम्प्लिसिस्ट जो होता है, जो कहता है जो दिख रहा है, जो सेंस ऑर्गन से हम महसूस कर पा रहे हैं वो हमारा वही सत्ता है। और रैशनलिस्ट कहता है नहीं, एक आइडिया जो होता है, दो दुनिया की बात करता है, एक आइडियाज की बात करेगा, एक कहेगा कि ये दुनिया है, एक आइडियाज की दुनिया है। मेंटल और नॉन मेंटल का डिबेट है, वो हम आगे देखेंगे उसमें। फिलहाल बस मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताता चल रहा हूँ। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में एक कॉन्टेक्स्ट सेट करने में थोड़ा परेशानी तो होता ही है। फिर क्या था देख लेता हूँ आगे अपने नोट्स में। अच्छा, सत्ता की हम लोगों ने बात कर ली, हमने ईश्वर की बात कर ली, हमने रियलिटी की बात कर ली। ठीक है, गॉड हो गया, रियलिटी हो गया। जब इनका डाइवर्जेंट ओपिनियन होगा, ठीक है, तो मोक्ष के तरीके, सही दृष्टिकोण को लेकर इनके बीच में वेद और उपनिषद को मानने के बाद भी एक राय नहीं होगी। ठीक है, डाइवर्जेंट जब ओपिनियन हो जाएगा इन लोगों का आपस में ओपिनियन, तो वेद उपनिषद को मान भी लेगा तब भी इनका जो है एक राय नहीं बनेगा, आपस में बनेगा। जिस तरह क्रिश्चियनिटी के अंदर ये अवधारणा है कि जजमेंट डे के दिन ईश्वर मुक्त करेगा, ठीक है, रिडीमर गॉड की अवधारणा है। क्रिश्चियनिटी में क्या है? क्रिश्चियनिटी में रिडीमर, क्रिश्चियनिटी की कहानी आप लोग जानते हैं। एक जो एडम और ईव थे, वो मतलब उसके हिसाब से, क्रिश्चियनिटी के हिसाब से दुनिया में सभी जितने आदमी हैं वो सब पापी हैं। वो यहाँ पर पाप मतलब काट रहे हैं। एप्पल का सिंबल क्या है पता है आपको? एक बात जान के जाओ, एप्पल का जो सिंबल है
जो एप्पल जो आपको कटा हुआ सेब जो दिख रहा है ना, ये कोई बहुत प्रोग्रेसिव सोच का निशानी नहीं है। जो आप एप्पल जो चमकाते हो हाथ में लेकर के, क्योंकि आपको इसके पीछे की बात नहीं पता है, ठीक है। एप्पल चमकाना हाथ से बंद कर दोगे ये वीडियो देखने के बाद। एडम और ईव जो थे, आपको मैं थोड़ी सी कहानी सुना देता हूँ। एडम ईव जो थे, जिसको इस्लाम में शायद ये आदम हवा का एक कॉन्सेप्ट है, इसमें एडम ईव है, जन्नत में थे, ठीक है। क्योंकि इनका मानना है कि सारे जो मैं शायद गलत नहीं हूँ इसके बारे में, मतलब इनका मानना है क्रिश्चियनिटी का, जो पापी जो व्यक्ति है वो नीचे है, जो लिबरेटेड सोल है, जो एकदम हाई क्लास सोल है, सब ऊपर रहता है, ठीक है। तो एडम ईव जो था जन्नत में खेल रहा था और सेब पड़ा हुआ था, सेब को खा लिया, तो उसकी वजह से इसको मतलब धरती में इसको अपना जो है दुख को काटना पड़ा। उसी के बाद इसके बच्चे हुए, वही पूरी दुनिया वहीं से शुरू हुई। तो एक रिडीमर गॉड की अवधारणा है, जजमेंट डे की बात है। और ये एप्पल जो कटा हुआ सेब है आपका, जो फ़ोन आप चलाते हैं आईफोन, वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो देख रहे हो आप कितना इनोवेटिव व्यक्ति होगा जो एप्पल बनाया होगा, ठीक है। किस तरीके से धर्म से इंसान जुड़ा हुआ है ये आप यहाँ से देख सकते हो। लेकिन ये लोग क्या कहेगा, जब हम लोग इसरो में पूजा करके अपना रॉकेट ऊपर भेजेंगे तो यही लोग आएंगे हम लोग को ज्ञान देने के लिए, लेकिन इनको पता नहीं है कि हम लोगों के पास बहुत ज्ञान है, ठीक है। थोड़ी सी इस तरह की बात को ईश्वर को मानने वाले जो दर्शन में मतलब बात जो है ईश्वर को मानने वाले दर्शन में आ जाएगी। रामानुजन और माधवाचार्य जो थे, ईश्वर की मर्जी को मुक्ति का साधन मानते हैं, ठीक है। रामानुजाचार्य जो थे और माधवाचार्य भी इस गॉड के विल पर लिबरेशन डिपेंड करेगा, इनका ये कहना था, ठीक है। और जो रास्ता इन्होंने बताया, भक्ति मार्ग को इन्होंने चुना। दूसरे उसी वेद उपनिषद मानने वाले लोग ईश्वर को नकारते हैं, ब्रह्म इल्यूजन मानते हैं, ठीक है। एक तो देख रहे हो कि वेद और देखो, वेद उपनिषद जो है मानने के बावजूद गॉड को एक मान रहा है, एक नहीं मान रहा है, ठीक है। अब नहीं मानने वाले की बात कर लेंगे कि वेद और उपनिषद मानने के बावजूद भी कुछ लोग जो है गॉड को इल्यूजन कहते हैं, भक्ति वाले मार्ग को गलत बताते हैं। ऐसे लोग ज्ञान मार्ग की ओर झुके होते हैं, ठीक है, ज्ञान मार्ग की तरफ झुके हुए होते हैं। पाथ ऑफ नॉलेज, इसमें कौन आ गया, आपके शंकराचार्य, सांख्य फिलोसफर। अगर ये शंकराचार्य के बारे में मैंने सुना है कि ये इन्होंने केदारनाथ वाला जो मठ है, चारों धाम का फिर ये इस्टेब्लिश क्यों करते हैं भाई, जब ये ईश्वर को मानते नहीं है। थोड़ा सा आप इसके बारे में पढ़िएगा, यहाँ पर मैं नहीं बताऊँ क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है, मैं भी जाकर देखूंगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वाह। उन्होंने देखा कि सांख्य जो है ज्ञान मार्ग को, पाथ ऑफ नॉलेज को, ये दोनों जो है लिबरेशन का मार्ग जो है बताता है। आगे चल करके फिर क्या होता है, भक्ति मार्ग जो हुआ, रामानुजाचार्य, नुजा हो गया, माधवा हो गए, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ मैं, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, ठीक है। इसके बीच में और ज्ञान मार्ग, शंकराचार्य, ठीक है। शंकराचार्य और कौन थे, सांख्य वाले थे। सांख्य फिलोसफर के बीच विवाद हुआ, क्लैश दोनों के बीच शुरू हुआ। क्लैश शुरू हुआ तो उसी बीच
भगवत गीता सिंथेसिस का जो है आइडिया बना। भगवत गीता था तो पहले से ही, लेकिन पॉपुलर जो था वो तब हुआ जब जो ये विवाद है पूरी तरीके से समाप्त हो गया। ठीक है, समाप्त हुआ तब जाकर के ये भगवत गीता पॉपुलर हुआ। दूसरा डिबेट इस बात पर है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग रियल है या अनरियल है। गॉड को देख लिया हमने, और क्या क्या हमने देखा, एक सेकेंड और देख लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। गॉड को देख लिया, रियलिटी को देख लिया, अब दुनिया को देख रहे हैं। कॉस्मॉस कहते हैं इसको, कॉस्मॉस, ब्रह्मांड। अनरियल कौन बताएगा? शंकर जैसे दार्शनिक। और दूसरे लोग जो हैं वो क्योंकि ईश्वर से दुनिया बनने पर यकीन रखते हैं, गॉड ने दुनिया बनाया तो वो जो है इस दुनिया को रियल मानेंगे, क्योंकि गॉड की अगर रियल है तो दुनिया भी रियल ही बनाएंगे, है ना। ऑर्थोडॉक्स में दुनिया जो है, हम जो है रियल है या नहीं, इस बात पर आपस में एक डिबेट है। ये सिर्फ डिबेट ही है इंडियन फिलॉसफी के अंदर, आदमी पागल हो जाए। वर्ल्ड, कॉस्मॉस, हम सब रियल हैं या अनरियल हैं, इस बात पर एक अच्छा खासा डिबेट है। मैटर जो है, मैटर के बारे में भी ऐसा ही डिबेट है। इस बात को भी लेकर डिबेट है कि रियलिटी एक है या एक से अधिक, हम लोग देख चुके हैं। रियलिटी को लेकर भी डिबेट है। एक वाले को क्या कहते हैं, दो रियलिटी वाले को क्या कहते हैं, द्वैतवादी। अद्वैत आपने सुना होगा, अद्वैत, ठीक है, सिंगल रियलिटी। अब अद्वैतवादी कहते हैं वन रियलिटी वाले को, द्वैत, दो, द्वैत मतलब दो, टू रियलिटी। वेस्टर्न में इसको क्या कहेंगे, रिविजनरी, ठीक है। अनऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी के अंदर जैन, बुद्ध और चारवाक आते हैं भारत के अंदर। चारवाक, बुद्ध, जैन, ठीक है। वेद की अथॉरिटी ना मानने के बावजूद भी सोल को रियल माने या ना माने, इस बात पर विवाद है, इसके अंदर डिबेट है, माने या ना माने। बुद्धिस्ट और जो चारवाक थे, बुद्धिस्ट प्लस चारवाक जो दर्शन देने वाले लोग थे, सोल और वेद को दोनों को रिफ्यूट किया है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज नोट इट डाउन। बहुत हेल्प मिलेगी ये, अगर जो भी मैं अभी बता रहा हूँ ये आप अच्छे तरीके से नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर ले, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको आगे समझने में चीज़ों को। वेद की अथॉरिटी ना मानने के बावजूद सोल को रियल माने या ना माने, इस बात पर विवाद है। बुद्धिस्ट और चारवाक ने सोल और वेद दोनों को रिफ्यूट किया है, नकार दिया है। लेकिन जैन जो है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ही बता रहा हूँ, इसको प्लीज़ ध्यान से इसको लिख लो कहीं पे, क्योंकि ये बुक अगर आप देखो पढ़ोगे तो ये नहीं समझ में आएगा, आपको पता नहीं चलेगा किसने क्या रिफ्यूट किया, नहीं किया, सब मिल जाता है बुक के अंदर। रिफ्यूट किया है वेद को, ठीक है, गॉड को, बट एक्सेप्टेड सोल। ये एक मेन डिफरेंस है इस दोनों के बीच में, ठीक है। रिफ्यूट क्या किया, वेद और गॉड को जैनों ने, लेकिन सोल को एक्सेप्ट किया। यहाँ पर सोल, वेद, गॉड सबको रिफ्यूट कर दिया है बुद्ध चारवाक ने। अनऑर्थोडॉक्स यहीं पर तीन है, ये तीनों आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर विराजमान है। थोड़ा सा हम और कष्ट करेंगे, फिर हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर मेन न्याय दर्शन में घुस जाएंगे, ठीक है। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, नो डाउट।
जल्दी जल्दी हम इसको देख लेते हैं। अनऑर्थोडॉक्स में चार्वाक जो हैं रीबर्थ को भी रिफ्यूट कर दिया है, ठीक है। ठीक इसके उलट जैनों ने, बौद्धों ने, ठीक है, एक्सेप्टेड द नोशन ऑफ रीबर्थ। ये सब प्लीज आप अगर देख रहे हैं लेक्चर, आपके लिए, अगर ये फिलॉसफी ऑप्शन आपने लिया है, अगर आपके पास कोई अच्छे कोचिंग का एक्सेस नहीं है तो प्लीज़ इसको नोट इट डाउन। ये बहुत काम आएगा आपके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एक समझ बनाने के लिए ज़रूरी है ये सब चीज़ नहीं जानोगे तो फिर आगे पढ़ोगे समझ में ही नहीं आएगा कि इसने क्या रिफ्यूट किया, नहीं हुआ। ये सब इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है इसको बार बार देखना है। जब बार बार देखेंगे तो वो जो समझ पैदा होगी उसका बात अलग होता है। उसके बाद जब आप पढ़ने बैठो, कोई भी किताब उठाओगे तो मज़ा आएगा पढ़ने में। मौज इसी तरीके से लिया जाता है दर्शन के अंदर। अच्छे तरीके से देखो, नोट डाउन इसको कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर आगे क्या हो गया, नोशन ऑफ द। भारत में यह बात प्रचलित थी कि जो बोगे वो तुम काटोगे, वहीं से रिबर्थ का कॉन्सेप्ट आया भारत में। भारत में बोने प्लस काटने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पॉपुलर था। जो बोगे वो काटोगे, वहीं से रिबर्थ का कॉन्सेप्ट भारत में निकल करके आता है। जैन आसानी से कह देंगे, देखो कि ये लोग रिफ्यूट तो नहीं किया, जैन आसानी से कह देंगे सोल जो है वो अमर है, ठीक है, उसी का पुनर्जन्म होगा, जन्म होगा, ठीक है, रिबर्थ होगा। समस्या जो होती है, प्रॉब्लम किस में आएगी? प्रॉब्लम आ रहा है बुद्ध वालों में, बौद्धों में, ठीक है, बुद्धिज्म के अंदर ये प्रॉब्लम आएगा। क्या आएगा? क्योंकि सोल को तो ये रिफ्यूट कर दिया था। अब जब सोल को रिफ्यूट कर दोगे, आदमी तो मर ही जाएगा, तो रिबर्थ किसका होगा? कौन दोबारा पैदा लेगा? ये समझा नहीं पाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा इनका जो फिलॉसफी होता है वो कमज़ोर हो जाता है, इनका तर्क यहाँ पे कमज़ोर हो जाता है। यहाँ पर जैन जो है इनके पास एक एज होता है, क्योंकि ये तो मान लिए थे सोल को, तो उधर सोल और गॉड दोनों को चार्वाक और बौद्धों ने रिफ्यूट कर दिया था, ठीक है। अनऑर्थोडॉक्स में चार्वाक जो है, एक और बात हम लोग देख लेंगे, अनऑर्थोडॉक्स वाले में इसका एक टेबल तैयार कर लिया जाना चाहिए, ठीक है। जब मैं अपना नोट्स प्रॉपर तरीके से मतलब बनाऊंगा तो उसके अंदर इस तरीके से टेबल बना करके प्रॉपर हर चीज़ उसको मेंशन कर दिया जाएगा वहाँ पे नोट्स में मेरा, ठीक। तो आइए, अनऑर्थोडॉक्स में चार्वाक जो है मोक्ष को भी रिफ्यूट कर दिया था इसने। चंट इंसान था ये, जो भी था, आदमी नहीं था चार्वाक। चार्वाक कौन था, इसके बारे में बहुत अजीबोगरीब अवधारणाएं हैं, किसी को पता ही नहीं है ये चार्वाक था कौन। कोई इसको राक्षस बता रहा है, कोई कह रहा है ऐसा ही कोई आदमी था, लेमैन आदमी था। कैसे कहते हैं, लेमैन कुछ आया बोल दिया अपना, हो मच गया, उसी को चार्वाक कहने लगे लोग। बहुत सारा इसके बारे में नोशन है, मतलब फिलोसफर्स के बीच में तरह तरह की बातें उन्होंने की है, उसको हम लोग पढ़ेंगे मजे से आगे। लेकिन फिर ठीक इसके उलट जैन प्लस बुद्धिज्म वाले जो थे मोक्ष को मानते हैं। ये रिफ्यूट कर रहा है, ये लोग मान रहे हैं यहाँ अभी भी। ज्ञान को मोक्ष का ही साधन मानते हैं, ठीक है, ज्ञान को मोक्ष का साधन मानते हैं। इस संदर्भ में ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स ज्ञान की तरफ झुकाव, ठीक है, अनऑर्थोडॉक्स जो है दोनों का ज्ञान की तरफ झुकाव है, एक ही तरह की बात करेंगे वो लोग। जब हम लोग मोक्ष के रिस्पेक्ट में ऑर्थोडॉक्स अनऑर्थोडॉक्स वेद की अथॉरिटी को मानने वाले, वेद को रिफ्यूट करने वाले, जब मोक्ष की बात करेंगे तो एक ही तरह की बात मोक्ष के संदर्भ में करेंगे। हमें तो क्या कहते हैं, ये आगे से मैं थंबनेल में अपना बाइलिंगुअल लिखूंगा यार,
सच में जो हिंदी मीडियम है वो भी अगर थोड़ा सा देख ले तो उसको ही फ़ायदा हो, क्योंकि मेरा थंबनेल देख कर लगता हो कि मैं पूरा इंग्लिश में जो सब कुछ कंटेंट हमारा, लेकिन हम तो बाइलिंगुअल बात करते हैं। ज़्यादातर जगह पर मैं हिंदी अ, बोलता हूँ, लिखता हूँ, क्योंकि मेरा नोट्स भी इसी तरीके से बना हुआ है। ठीक है। टॉलरेंस की जब जब हम लोग बात करेंगे ना, टॉलरेंस, जैन आपको पता है वो लोग धरती में के अंदर जो उपजता है वो खाना वो लोग नहीं खाते हैं, रूट्स वाला। उनका मानना है कि उसके अंदर जीव होता है। रात में ये लोग खाना नहीं, मतलब कहीं पर चूल्हा नहीं जलाते। अब तो गैस का सिस्टम आ गया, लेकिन एक समय था जब ये लोग चूल्हा नहीं जलाते कि कोई कीड़ा मकोड़ा मर ना जाए। एक ये झाड़ू रखते हैं अपने साथ में, वो झाड़ करके बैठते हैं ताकि कोई जीव जंतु जो है मतलब परेशान ना हो जाए। तो जैन का जो एथिक्स है ना, जैन का जो एथिक्स है इस मामले में, टॉलरेंस की जब भी बात होगी वहाँ पर जैन का इस्तेमाल करिए, चाहे वो एथिक्स में बात कर रहे हैं कहीं पे भी। ठीक है, एक रेफरेंस तो ऐड कर ही सकते हैं, कहीं भी GS2 में भी दे दे, क्या परेशानी है, यूज करिए ना टॉलरेंस, क्या परेशानी है। जैन अगर डाल भी देंगे आपको एक एज ही मिलेगा, क्योंकि ये सब पुरानी बात हो गई कि नहीं, कुछ जो जार्गन्स मत लिखो, है ना, जार्गन्स मत लिखो, नंबर कट जाते हैं। भला क्यों कोई नंबर काटेगा आपका, जब आपको एक अलग टाइप का डायमेंशन वहाँ डाल रहे हो, वो तो इनरिचमेंट कहलाता है। लेकिन देखो जब से लोग जो है ये सब अप्लाई करने लगे, जार्गन, अच्छे अच्छे कीवर्ड्स, अब देखो कि मेंस का जो नंबर है, मार्क्स, वो इंक्रीज हो चुका है। 2013 से 2015 का देख लो और आज का देख लो, तो मार्किंग जो है वो ज़्यादा क्यों हुआ, इसी कारण, क्योंकि लोग वैल्यू एडिशन ज़्यादा कर रहे हैं, इनरिचमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर पर ध्यान दे रहे हैं। तो इसलिए पहले जो था वो पॉइंट के साथ आदमी एग्जाम्पल उतना नहीं लिखता है, लेकिन आज हर कोचिंग इंडस्ट्री, हर जो बच्चे हैं जो ढंग के, मतलब जो इनको मीन्स का आइडिया है, वो क्या कर रहे हैं, वो हर जगह पर एग्जाम्पल डाल रहे हैं, एग्जाम्पल डाल रहे हैं, कमिटी, रिकमेंडेशन, डेटा वेटा सब के करके तैयार है। तो इसलिए कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो यूज करना सीखिए। मैं एक और लड़की को देख रहा था, किसी का शायद टॉपर थी वो, तो उसका भी यही था कि उसने अपना जो है ऑप्शनल का भर भर के यूज किया GS2 के अंदर। GS2 के अंदर उसने ऑप्शनल का यूज किया अपना। ठीक है, पूरा PSIR का जो कीवर्ड्स है, ठीक है, भर भर के उसको इस्तेमाल किया उसने। उसके साथ 125 या 130 मार्क्स थे GS2 के अंदर, या 130 या 140 मार्क्स थे, इस तरीके से, इसके बीच में था कुछ। लोग तो पहले कहते थे कि कीवर्ड्स का इस्तेमाल मत करो, जार्गन्स को छोड़ो, मत लिखो, नंबर कट जाएंगे, फ्लावरी लैंग्वेज मत लिखो, लिखो कोई परेशानी नहीं होती है। मार्क्स बढ़ते हैं, घटते नहीं हैं, लोग लिख नहीं पाते हैं, बात वो है। ठीक है, टॉलरेंस की बात जब जहाँ होगी, जेनेटिक्स की बात करेंगे। बुद्धिज्म की जब भी बात, सॉरी बुद्धिज्म की नहीं, सोशल जस्टिस से बुद्ध को जोड़ा गया है। दोनों ही धर्म जो है हिंदुइज्म, मतलब हिंदू धर्म के अगेंस्ट में ही खड़े हुए हैं। दोनों हिंदू ही हैं बेसिकली, अगर देखा जाए तो। मतलब एक एग्जाम्पल देखते हैं सोशल जस्टिस का। सर ने क्लास में बताया था कि आदमी को तीर लगा है और लोग चर्चा कर रहे हैं कि तीर किस मेटल से बनेगा, किस मेटल से बना हुआ उस तीर है। उस आदमी की पीड़ा से मतलब नहीं है किसी को, ठीक है। बुलेट किसी को लगा हुआ है, सब लोग इस चीज़ में परेशान हैं कि मेटल किसका है, पेन से किसी को मतलब ही नहीं है। इनका कहना है कि बुद्ध ने कहा कि कर्मकांड और जहाँ तहाँ की बात छोड़ो, ये बताओ कि पीड़ा का हल कैसे करोगे। ठीक है, इस बात पर जो पीड़ा का हल का जो इंस्टेंट इलाज की बात करता है, बात बुद्धिस्ट करता है। तो अंबेडकर साहब जो थे, BR अम्बेडकर जी ने ये देखा कि धर्म दर्शन रूढ़ियों कुरीतियों पर जो चोट कर रहा है, ठीक है, एक बुद्धिज्म जो है अगेंस्ट तो था ही, जो कुरीतियाँ थी उसके अगेंस्ट ही खड़ा हुआ था बुद्धिज्म। और एक समय था जब बुद्धिज्म
पीक पे हुआ करता था। उसके बाद शंकराचार्य आए, उसके बाद उन्होंने उस दोबारा से जो है हिंदू धर्म को स्थापित किया, उन्होंने चारों धाम को इस्टेब्लिश किया। बुद्धिज्म जो है इतना ये था कि इतना भय रहता था लोगों के अंदर, मतलब भय नहीं कह सकते हैं कि मतलब जिधर से गुजर जाते थे बौद्ध भिक्षु, वो इलाका ही पूरा बौद्ध हो जाता था। इस टाइप का मतलब उनका ऑरा हुआ करता था एक टाइम पे। इस तरीके से लोग इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, हमने पूरा अपना इंट्रोडक्शन कर लिया कंप्लीट। यहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर आप देख रहे हो वीडियो यहाँ तक, उम्मीद कम है कि आप यहाँ तक टिके होगे। देख रहे हो तो प्लीज़ नोट इट डाउन। सारी चीज़ें क्लियर नहीं दिखेंगी आपको यहाँ पे, क्योंकि बहुत सी बात जो है वो पिछले वाले जो हमारे ये थे, जो एप्लीकेशन था उस पर रह गया है। ये मैंने दोबारा दूसरा एप्लीकेशन खोजा, उस पर ये है। बहुत सी बातें मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा स्लो करके, स्लो ही लेक्चर है ये, तो उसको नोट डाउन कर ले, आपको फ़ायदा होगा, ज़रूर होगा। और एक और चीज़ देख लेते हैं, टेक्निकल जो है सिलेबस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद इसको एंड करते हैं वीडियो को। टेक्निकल इन नेचर जो इसको हम कहेंगे, 3 स्कूल है। कौन कौन है? पहला न्याय, न्याय दर्शन से अच्छों की फटती है, जो बात है क्लियर। सर ने तो अच्छा पढ़ाया न्याय, जो जिनसे मैं पढ़ा हूँ, डॉक्टर अमित कुमार सिंह अच्छे टीचर हैं, लेकिन थोड़ा सा इंडियन फिलॉसफी वाला जो लेक्चर इनका था वो वाइट बोर्ड वाला था, उसमें आवाज़ नहीं आता था ढंग से, वहाँ वो मेरा अधूरा ही रह गया था। तो वो मैंने खुद से किताबें पढ़ के उसको ठीक की। मोटा मोटी चीज़ें मैं समझ गया था, लेकिन फिर भी ज़रूरत थी उसकी। मैं सबसे मांग भी रहा हूँ लेक्चर, लेकिन अब कोई रिस्पॉन्स नहीं देने को तैयार है। शायद सर ने रिकॉर्ड नहीं किया, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं देना चाहते होंगे, बात है कि रिकॉर्डिंग का समय नहीं मिला होगा। पुराने वाले से ही लोग काम चला रहे हैं अभी तक। आई होप कि जल्दी वो रिकॉर्ड करें ताकि और भी लोगों को फ़ायदा मिले। 3 स्कूल जो है, ठीक है, प्रमाण मीमांसा की बात करता है, एपिस्टेमोलॉजी की बात करता है, न्याय दर्शन, बुद्धिज्म और वेदांता। शंकर टेक्निकल है, ये भी टेक्निकल है, और ये तो है ही टेक्निकल। तीनों थोड़ा सा टफ कैटेगरी में माना जाता है। मुझे मतलब लोग कहते हैं कि इंडियन जो है इजी है, लेकिन मेरे हिसाब से इंडियन फिलॉसफी पढ़ना ज़्यादा कठिन है। इंडियन को इजी वही कहता है जो वेस्ट को पढ़ा नहीं है, ठीक है। वेस्ट काफ़ी इजी है इंडियन के कंपैरिजन में, और वेस्ट में एक क्रोनोलॉजी फॉलो होती है, इंडियन में वो चीज़ नहीं है। वहाँ पर आप आसानी से याद कर पाते हैं, उतना क्रिटिकल नहीं है वो, तो ऐसा कुछ है ही नहीं उसके अंदर। लेकिन भारत वाले दर्शन में, भारतीय दर्शन में बहुत कुछ है ऐसा। बाद बाकी इन तीनों के दर्शन को अगर छोड़ दें, न्याय, बौद्ध और वेदांत को, तो बाद बाकी जो भी दर्शन है वो डिस्क्रिप्टिव नेचर के हैं, एनालिटिकल नहीं है, ईजी हैं। वाई वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम न्याय। क्वेश्चन किसी के मन में, न्याय फिलॉसफी से ही क्यों शुरू करना? क्योंकि इसमें जो टेक्निकल टर्म है, ठीक है, जो इसमें यूज होंगे आगे आने वाले दर्शन के अंदर यूज होगा वो। तो ये रहा हमारा एक तरीके से पूरा इंट्रोडक्शन। मैं इस वक्त नींद में हूँ, मुझे नहीं पता कि किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, किस तरीके से मैं समझ पा रहा हूँ। मैं बहुत बार लेकिन मैंने जो भी है अपना एक पार्ट 2 जो है इसको ख़त्म किया आज। आने वाले जो लेक्चर होंगे हम उसमें आसानी से, एक मैं वो वेस्ट वाला जो है टर्मिनोलॉजी उसको मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आगे हम लोग बेरोजगार शर्म कर ले,
ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, डोंट शेयर, क्योंकि शेयर करके कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आप इन फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए रेलेवेंट है, वरना फिलॉसफी पढ़ने का किसी को कौन सा चुल है इस देश के अंदर। हमारे ऐसे कुछ लोग हैं जो फिलॉसफी पढ़ना सुनना पसंद करते हैं, वरना फिलॉसफी अगर कह दो किसी के सामने तो उसको लगता है आत्मा और परमात्मा का मिलन करा रहे हैं। ये प्यारा थंबनेल है हमारा आज का। ठीक है, तो बंद करते हैं यहाँ पे आपका लेक्चर।